हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन क्लास। एक बार पूरा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 संसाधन और विकास पे पढ़ेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का वीडियो जो है पार्ट नंबर 2 रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बता रखा था, यानी पिछली पार्ट की जो वीडियो थी उसमें बता रखा था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और उनका तात्पर्य क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा था। अभी का जो हम लोगों का सेशन है, यानी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन और विकास का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट नंबर हमारा 2 रहेगा, पार्ट नंबर 2 रहेगा और पार्ट नंबर 2 को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले बता रखा था कि जो हमारे संसाधन होते हैं उनको कई वर्गीकरण में डिफाइन किया जाता है। जो भी अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जाएं और पिछले क्लास को पहले देखें, उसके बाद न्यू वीडियोस पे आए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी आए कम से कम उस टॉपिक को पढ़कर आया करें जिसपे की चर्चा हो रही होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन, यानी सामुदायिक संसाधन होता क्या है और जो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अर्थात हर सदस्य का उसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से अधिकार रहता है, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे गांव की चरण भूमि जो होती है, चरण भूमि मतलब चराने, गाय वगैरह चराने की जो भूमि होती है उसको कहते हैं। तो उसपे क्या होगा, पूरे गांव का दायित्व रहेगा, मतलब उसमें अधिकार रहेगा। हर लोग, देखिए जो सरकारी भूमि होगी उसमें हर लोग जाकर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अब ऐसा नहीं कि उसको अवैध कब्जे में कर लीजिए, ये काम नहीं करने के लिए, मतलब उसमें जाकर थोड़ा जो भी मतलब जैसे कि गाय वगैरह चराना है तो चरा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इसके ऊपर कि जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गए हमारे सरकार का क्या करती है कि जो हमारी सड़कें होती हैं, जैसे सपोज दैट ये सड़क होगी, सड़क के इस साइड में और इस साइड में पेड़ लगवाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गांवों से आता है या फिर जो शहर से भी आता है कि जो रोड के साइड में पेड़ लगता है, तो कुछ होते हैं जो कि महान अनुभव, जो मतलब जो अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बकरी ले जाकर, अपने गाय ले जाकर इन पेड़ों को चरवा देते हैं, मतलब खत्म करवा देते हैं। और देखिए अपने, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पेड़ चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो, लेकिन चरवा देंगे, चाहे आम हो, अमरूद हो, अनार हो, कुछ भी, किसी भी चीज की पेड़ अगर सरकार लगाती है उसको क्या किया जाएगा, चरवा दिया जाएगा। लेकिन अगर यही उस व्यक्ति ने बबुल का भी पेड़ लगा दिया ना, बबुल जिसमें कांट होता है उसका भी पेड़ लगा दिया, तो देखिएगा कि वहां बकरी मेरे पेड़ को चल रही है तो वो चिल्लाता है, रुक रुक रुक, आते हैं। अब ये मानसिकता लोगों को बदल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी कह सकते हैं कि संपत्ति होती है, चाहे सरकार की होती है, वो हमारी ही संपत्ति होती है। कारण क्या है, कुछ लोगों को हमने देखा है कि जैसे कोई भी मतलब अपवाद विवाद वगैरह होता है तो रेल को फूंक देता है, रेलवे को क्या करता है, जला देता है। अब एक चीज बताओ, रेलवे क्या सरकार बनाकर देगी कि हम ही लोगों का जो टैक्स वगैरह होगा उसी से बनेगा, तो आखिर आपको जलाने से फायदा क्या है? ये टैक्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात आपका जो टैक्स है ये टैक्स आपके ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, घटेगा नहीं। आप फूंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को क्या है, आप फूंकिए, आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, उसी टैक्स से फिर से रेलवे की क्या की जाएगी, मरम्मत की जाएगी या फिर रिपेयरिंग की जाएगी। वही ठीक यहाँ भी हाल होगा, आप बर्बाद करो या फिर कुछ भी करो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सरकार की जो भी संपत्ति होती है, पूरे ऑल ओवर जितने भी मतलब टैक्स वगैरह लगाते हैं, टैक्स वगैरह देकर जो भी मतलब हम लोग सरकार को दिए रहते हैं, उसी टैक्स से ही वो क्या करता है, सामान को खरीदता है या फिर लाता है। ठीक है, अब आगे देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, यानी नेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं। नेशनल रिसोर्स होता क्या है ये भी देख लीजिए, यानी इसका क्या हम लोग दे सकते हैं परिभाषा। तो तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं या फिर कहते हैं। उदाहरण में वन्य और वन्य जीव। वन्य और वन्य जीव का मतलब क्या होता है, वन का मतलब समझते हैं वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ, यही हमारा होता है वन और वन्य जीव। ठीक है, अगला हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन या फिर जिसको हम लोग
दूसरे नाम इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व, आप देखिए स्वामित्व का मतलब क्या होता है ये जानो। स्वामित्व का दोस्त मतलब होता है मालिक या फिर कह सकते हो मालिकाना। इसको भी कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है, तो इनको कहते हैं ऑनर। ठीक है, मीनिंग जरा देख लीजिएगा, हो सकता है बाई चांस मीनिंग मेरा गलत हो। तो स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय जो संस्थानें होती हैं उनके पास होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर ये संस्था क्या होती है। संस्था का मतलब मेरे दोस्त होता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं आता हूं दूसरे स्तर पे, विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कौन कौन से संसाधन हैं जिनको हम लोग विकास के स्तर पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो विकास के स्तर पर हमारे आता है संभावित संसाधन आते हैं, उसके बाद हमारा जो आता है विकसित संसाधन आता है, उसके बाद जो आता है भंडार आता है, उसके बाद जो आएगा संचित संसाधन आएगा। सबसे पहले मैं अगर आपको एक हमारी बीजेपी सरकार की जो मतलब कर सकते हैं कि थोड़ा ये क्लासिफाई करूं कि एक मतलब एक तरह से इसका जो फंडा है थोड़ा बेकार फंडा है, उस पर अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो आप एक बार देखो। मेरे कहने का मतलब है दोस्त, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी सरकार है, बीजेपी सरकार है, चाहे कोई भी, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे कि हमारा जो किसान भाई लोग हैं उन्हें तकलीफ हो तो थोड़ा दिक्कत पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश है यानी जो भारत देश है इसमें दो लोगों का अहम भूमिका रहता है, एक तो हमारे सैनिक जवानों का और दूसरा हमारे किसानों का। अर्थात अगर इन दोनों को कभी हम लोग कष्ट देते हैं तो फिर अगला कष्ट में हो सकता है, क्योंकि इन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। यानी जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं उन्हें हम लोग अन्नदाता के नाम से जानते हैं। एक चीज सोचो जरा, अगर जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने एक हमारे लिए नारा दिया था जय जवान जय किसान। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो हमारे देश की जीडीपी होती है, जीडीपी में योगदान किसका होता है? एग्रीकल्चर का सबसे पहला होता है। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जितने भी देश में होते हैं वो कभी विकसित देश या फिर हाँ ये कह सकते हो विकासशील हो सकते हैं, लेकिन विकसित देश की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन भैया तुमने तो कहीं इसमें कंपनी वगैरह भी तो नहीं लगाए हो कि आखिर मतलब कह सकते हो कि सर जीडीपी बहुत ज्यादा वो उस कंपनी से आ रहा है, नहीं कहोगे ना। तो फिर वही मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी एग्रीकल्चर होता है यानी अर्थात जो हम लोग कृषि वगैरह करते हैं वही हमारे जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जो देश है, देश में दो लोगों की अहम भूमिका होती है, देश की जवान की और देश की किसान की। ठीक है, आगे चलो। अब मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलो, अगला हमने लिखा हुआ है संभावित संसाधन। यानी संभावित संसाधन किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन देखो। अगर आपका बोर्ड यानी क्लास 10th में सिर्फ एग्जाम देने के लिए बैठते हो और एग्जाम में पूछा जाता है कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं, उसका या तो परिभाषा लिखो या फिर उसको कह सकते हैं डिफिनेशन लिखो, तो आप उसको ये बता सकते हो कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ होता है, उसी को संभावित संसाधन कहते हैं। अब भी इसमें आप कहेंगे कि सर आपने क्या कहा, विकास उचित रूप से नहीं होता है, अर्थात मेरे विकास उचित रूप से न होने का मतलब है दोस्त किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, यानी हो सकता है उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो जिससे उनका विकास क्या हो गया हो, थम हो गया है। थम का मतलब होता है कुछ समय के लिए विकास रुक गया। तो अगर कुछ समय के लिए हमारा विकास रुका रहता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं संभावित संसाधन। अगर मैं एक और इसमें बात जोड़ूं, इस संभावित संसाधन को और दिखाना चाहूं तो भविष्य में हो सकता है कि जो संभावित संसाधन है वो विकसित संसाधन बन जाए, इसीलिए इसको हम लोग संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होगा? अगर मेरे पास सपोज दैट, देखिए मैंने कहा आपको पिछली कक्षा में कहा था कि आपके पास सपोज दैट पेट्रोल निकल जाता है। अगर पेट्रोल निकल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर टेक्नोलॉजी है आपके पास, मतलब ऐसा कोई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है कि आप पेट्रोल निकाल लो तो आपके लिए वो संसाधन है। बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन है कैसे? नहीं है, तो ये आपके काम में ही नहीं आएगा। तो उसी तरीके से मैंने जैसे कहा कि अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक ये हमारे किसी काम में नहीं है, मतलब कम इसका मतलब विकास हुआ, और हमारे पास जब भी टेक्नोलॉजी आएगी इसका विकास अंधाधुंध होगा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत काफी रफली एंड रफ एंड टफ चलेगा। ठीक है,
कट करना है। चलिए, तो हमने बता दिया आपको कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। संभावी, अगर इसको देखो, पहले नाम पढ़ो, संभावी। संभावी का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि इसका विकास हो जाए, मतलब टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाएगी, इसका विकास हो जाएगा, और नहीं आती है तो इतने पे क्या है, उचित रूप से इसका विकास नहीं हुआ है। उदाहरण में देखो, गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन, मतलब जो हमारी गुजरात है, जो राजस्थान है, यहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है, जो मतलब कह सकते हो कि उत्पादन, उससे प्रोड्यूसिंग किया जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। आगे देखो, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहला जानो विकसित संसाधन होता क्या है। वैसा संसाधन जो कि विकसित हो, विकास हो, तो ऐसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग देख लेते हैं कि विकसित संसाधन होता क्या है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसी को विकसित संसाधन कहते हैं। अर्थात देखो, वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वेक्षण का मतलब होता है उनकी एक बार क्या किया जा चुका है, निगरानी की जा चुकी है, मतलब उसके बारे में रिसर्च किया जा चुका है, और उसके बाद उनकी जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है, यानी जो उनकी क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है, उसको भी निर्धारित किया जा चुका है। वैसे संसाधन हमारे कैसे संसाधन में आते हैं, तो विकसित संसाधन के आधार पे आते हैं। उदाहरण बता सकते हो इसका, कोयला। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो एक हमें लाइक जरूर दें, और आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कोई भी मतलब मान मर्यादा घटता नहीं है, तो इसलिए प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए आता है हमारा भंडार। अब देखिए भंडार क्या होता है। ऊपर मैंने बताया था संभावी, विकसित, भंडार, यानी मैंने थर्ड नंबर पे आ गया, इसलिए जो कि भंडार है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है। पर्यावरण का इंग्लिश वाले लिख ले, इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। और उसमें उपलब्ध वे पदार्थ यानी वे मटेरियल जो ह्यूमन की जो आवश्यकता रहती है उसको पूरा कर दे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, यानी कि यहाँ भी एक कहने का मतलब है कि उनकी क्या है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। प्रौद्योगिकी का इंग्लिश होता है वही टेक्नोलॉजी, इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जल में दो गैस होती हैं, एक हमारा होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन से मिलकर, अर्थात यौगिक बनाकर ही जल का निर्माण होता है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो देखिए, जल का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, H2O होता है, और इसी के बेसिक पे मुझे याद पड़ गया जब मैं जल का बता रहा था कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो DBO होता है। इसको याद रखना, ये वाला आपके साइंस में ज्यादातर पूछा जाता है बैलेंसिंग फॉर्म में, मतलब जब बैलेंस किया जाता है तब। अगर आपको साइंस का भी चाहिए तो अगर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं साइंस का भी कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए, और नहीं भी बताते हैं तो हम लोग इस बेसिक पे तो चलते ही रहेंगे। यानी मतलब कि हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी का हिस्ट्री पोर्शन ही कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब कि जो सोशल साइंस का पोर्शन है वही कंप्लीट करना चाहते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेकर, तब तक के लिए 2 मिनट। तो हम अगला स्लाइड लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच में, और चौथा हमारा संसाधन है संचित कोश संसाधन। अब देखिए, संचित कोश संसाधन होता क्या है और किसे कहते हैं। यह भंडार का वह भाग है, यानी भंडार का मतलब होता है बाबू स्टोरेज या फिर स्टॉक जैसे बोलते हो। यह वह भाग है जो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज का टेक्नोलॉजी है तो उसे आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है, नदी के जल से विद्युत पैदा करना। अब इसका इंग्लिश समझ लो। रिवर जो होती है यानी जो नदी का जल होता है, उससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वही हमारा होता है जिसको हम लोग, इसको और हिंदी में जानना चाहो तो इसको कहते हैं पन बिजली। अब देखो, पन बिजली का मतलब क्या होता है, तो पानी से उत्पन्न बिजली को हम लोग पन बिजली के नाम से जानते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, हमारे बक्सर के नजदीक में एक ग्राम पड़ता है चौसा में एक हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिठाया गया, मतलब जहां से बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि इससे 11 राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। और ये अभी भारत का पहला मतलब सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला जगह है।
संसाधन का विकास सब देखेंगे, यानी संसाधन यानी रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो संसाधन है उसका विकास कैसे होता है, किन किन चरणों से उसका विकास होता है। पहला यहाँ पे है कि संसाधन प्रकृति की देन है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट कि ये जो संसाधन होता है अर्थात जो रिसोर्स होता है वो हमारे प्रकृति की देन होती है, यानी इट इज नेचुरल, ये हमारे या फिर कह सकते हैं नेचर गिफ्ट, ये हमारी प्रकृति की उपहार होती है। परंतु मानव इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, मतलब जो मानव है इसने क्या किया है, इसका मतलब हाथ से किया है। अंधाधुंध उपयोग का मतलब कह सकते हो हाथ से करना, जिससे कई समस्या उत्पन्न होती है या फिर हो गई हैं, जिससे कई समस्या उत्पन्न होती हैं या फिर हो गई हैं। जाहिर सी बात है आप किसी चीज का अगर हाथ से कर दो मतलब ज्यादा यूज कर दो तो उससे आपकी बर्बादी हो सकती है, यही मेरे कहने का मतलब था। आगे आ जाओ, कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश, देखिए गांधी जी ने एक बात कहा था, गांधी जी की एक बात पढ़ाते वक्त मुझे अभी याद पड़ गया। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पे हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में है, मतलब इतनी मात्रा में है कि जो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच पूरा करने के लिए कोई भी सामान नहीं है। अगर आपके मन में लालच है तो वो आपके पूरा करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। संसाधनों का हास्य करते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी जो हमारा एनवायरमेंट और पॉल्यूशन करते हैं उसको उत्पन्न हो गई है, ठीक है। उदाहरण इसका बता सकते हैं, पारितंत्र पे खतरा, यानी पहला उदाहरण मैंने दिया है पारितंत्र पे खतरा हो गया है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया O3 का दूसरा नाम होता है ओजोन लेयर, जिसे आप लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। इस ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं या फिर परिभाषा क्या है? सतत विकास पोषणीय का इंग्लिश होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको है, तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, यानी किसी भी तरीके का पर्यावरण में कोई भी तरीके का कोई भी हम लोग नुकसान ना पहुंचाए, अर्थात पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अगर हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो और विकास करते हैं तो ऐसे को हम लोग सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे चीज को करते हैं, वैसे विकास को करते हैं जो भविष्य को मेंटेन रखे, मतलब आने वाले भविष्य के लिए हम लोग सेपरेट करके रखे, साथ ही साथ में उसमें विकास होता रहे, अर्थात मतलब उसमें डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है संसाधन का नियोजन, अर्थात संसाधन को हम लोग नियोजित कैसे करते हैं ये मैंने बताया है। तो अगला अगर देखें तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण का मतलब होता है आप अपने बुद्धिमत्ता से संसाधन का उपयोग करेंगे और प्रबंध करना इस संसाधन का नियोजन कहलाता है। मतलब प्रबंध करने का मतलब कि उस पर इतना प्रयोग भी मत कर दीजिए, उसका उतना भी उपयोग मत कर दीजिए कि वो खत्म हो जाए, हाथ हो जाए, तो फिर मैंने आपको सतत पोषणीय विकास पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि भविष्य में चाहिए भैया। जैसे पानी हो गया, पानी हर भविष्य के लिए चाहिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए चाहिए, उससे अगली पीढ़ी के लिए चाहिए, उससे अगली पीढ़ी के लिए चाहिए। अभी ये बताता हूं, हम लोग ये कहते हैं आज के जमाने में, देखिए अगर फिलहाल अभी देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं कि अभी के व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हकीकत बात है। ये कह बेशक देता है कि मैं पढ़े लिखे हैं। एक चीज बताओ, जब तुम बाजार में जाते हो, चाहे आपके गांव के कहीं भी आसपास में बाजार है, बाजार में जाते हो वहां पे देखोगे 10-15 लफुए लड़के रहते हैं और वो लोग बाइक लेकर इधर उधर घूमता रहता है, मतलब कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, ऐसा मतलब 10-15 लफुए होते हैं जो कि चलाते हैं। अब एक चीज जरा बताओ मुझे कि क्या ये लफुए लड़के जो थे क्या 8 क्लास में कभी नहीं पढ़े थे? 8 क्लास में तो पढ़े होंगे। तो 8 क्लास में ही तो बताया गया था कि भैया अगर ज्यादा तुम बाइक का उपयोग करते हो, ज्यादा धुआं वगैरह मतलब उड़ाते हो, तो उससे क्या होगा, हमारा हवा प्रदूषित हो जाएगा और हवा प्रदूषित होने से कई रोगे या फिर कई बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन कहाँ उन्हें आता है, अब वो भी तो अपने आप को चालाकी समझते हैं, वो भी तो कहेंगे कि हम भी पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज के जमाने में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ समझता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। फिर दूसरा आपको बताते हैं, कितने लोगों के घरों में क्या होता है, H2O का मतलब निस्तारण किया जाता है। निस्तारण मतलब बर्बाद किया जाता है। अब बताओ, वो लोग भी तो कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। चलो आगे चलते हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता सभी देश, सभी राज्यों में हर एक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है। अब देखिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसको नियोजित किया जाता है, तो हर देश में, हर राज्य में ये हर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए संसाधन नियोजन होना या फिर करना बहुत जरूरी होता है। और
आपको और भी मेरे पास 2 पॉइंट अभी बचा हुआ है, उस 2 पॉइंट को हम लोग अगले पार्ट में दिखा देंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज हमें एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है वो हमें मोटिवेट करता है फिर नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।